ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ 3B. ओके, सो 3B, आप लोग मुझे 3A का एक बारी अपनी कॉपीज दिखा देना लास्ट में जाते वक्त. अगर कोई फ्लो चार्ट्स रह गए होंगे तो मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है. 3 का B शुरू करते हैं फ्रेश माइंड से. देखो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो. 3 का B में कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है, कंटेंट बहुत सारा है. मैंने उसमें से सम ऑफ द कंटेंट लेकर उसको स्क्वीज कर दिया इसमें. ये मैंने स्क्वीज कर दिया. यानी कि मैं तो ऑलरेडी ये कहती हूं कि 3 के B के भी दो पार्ट्स हैं. 3 के B के भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 जो मैंने कवर कर दिया और पार्ट 2 जो मैंने कवर नहीं किया. पार्ट 1 जो मैंने कवर कर दिया, पार्ट 2 जो मैंने कवर नहीं किया. अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 3 का A करने के बाद और बच्चा 3 के B पे आया हो और फिर उसके बाद में भी इसका पार्ट 1 करने के बाद बच्चे पे क्षमता बच रही हो. और क्षमता यानी कि कैसी क्षमता? मेमोरिस्टिक क्षमता, यानी कि रिकॉलिंग की क्षमता. जो आपने 3A में कर दिया ना, वो कर दिया. अब 3B में कंट्रोल्स आने वाले हैं. यहां पर आपको रटने की क्षमता, रिकॉल करने की क्षमता, मेमोरी आपकी ज्यादा यूज होगी और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है. तो इस स्टेज को पार करके यहां इस स्टेज तक जो भी गया है उसका बता देती हूं मैं. जो भी गया है, जितने भी बच्चे यहां तक गए हैं, उसने क्या किया? ये भी अपना खराब कर दिया और अपना 3 का A भी खराब कर दिया. क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे आनी चालू हो गई थी. वो कंफ्यूजन जो है टुगेदर विद द सिलेबस, टुगेदर विद द अदर सब्जेक्ट्स, बहुत ड्रामेटिक बच्चे के ऊपर दिक्कत हुई. और फिर उसके बाद बच्चे ने क्या कहा? चैप्टर नंबर 3 बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है. और उसके बाद क्वेश्चन जो एग्जाम में वो अटेम्प्ट करके आया, उसको मार्क्स मिले इतने, 5 में से 1 नंबर. तो इससे बेटर कि हम पढ़ के ना जाए, हम 5 में 0 ही ले आए, कम से कम पढ़े भी ना, अपनी मेमोरी में ना डालें वो चीज. मैं बात कर रही हूँ इस पोर्शन की. ये तो हम डाल रहे हैं. अब जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं पहले इजी से चालू करूंगी. जितना मैं पढ़ाती रहूंगी आप अपने दिमाग में डालते रहेंगे. जितना डल गया फर्स्ट शॉट में डन, जितना डल गया फर्स्ट शॉट में डन. जो नहीं डला ना, उस पे आप लोग रेड मार्क करते रहना कि भैया मेरे बस की नहीं हुआ ये. मैं पहले वो पढ़ूंगा जो मेरे को आता है, मैं पहले वो रिवाइज करूंगा, ठीक है. अब ये तो आपके ऊपर होगा ना कि आपको क्या आ गया समझ में और क्या नहीं आ गया. तो मैं तो रेड मार्क नहीं करा सकती, आपने मार्क करना है कि भैया ये आपको फर्स्ट शॉट में समझ में आ गया तो भैया टिक मार्क, और नहीं समझ में आया फर्स्ट शॉट में तो कांटा, कि भैया पहले मुझे जो आता है वो मैं रिवाइज करूंगा और उसी के बेसिस पे पहले नंबर ले. हाँ जाओ ले आओ. आवाज सुनाई नहीं दी? जो पार्ट C है वो किसके रिलेशन में है? ऑडिट के रिलेशन में है. तो अगर आपको 5 में से एक टारगेट ही करना है तो वो आप नॉर्मल ऑडिट का पार्ट करके भी कर सकते हो. मतलब जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, आपने उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दिया ना, जो वर्ड्स लिखे हैं वहां पर उसको ही क्या कर दिया? खोल के लिख दिया, एलैबोरेट कर दिया. एग्जाम्पल चलो मैं 3 का B ही लेके चलती हूँ. एग्जाम्पल SOD एक्सप्लेन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सेग्रीगेशन का इंटरप्रिटेशन करो. डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना. किसको डिवाइड कर रहे हैं? ड्यूटी को. ड्यूटी यानी कि जिम्मेदारियां. तो अब बताओ क्या लिख सकते हैं उसके अंदर?
ये तेरी ड्यूटी होगी, एग्जाम्पल एंट्री करने की ड्यूटी तेरी, एंट्री को चेक करने की ड्यूटी तेरी। अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं तो क्या एडवांटेज हो सकता है? काम जल्दी हो जाएगा, एफिशिएंटली हो जाएगा। नहीं करते हैं तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। भाई हो गया, खुद ही बना के लिख देना आंसर, इसमें एक नंबर मिल ही जाएगा। अब समझ में आया? बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मैंने डिवाइड करे ये चैप्टर्स। ओके, सो 3 का बी पार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स एंड क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 2 का जो बी पार्ट है दैट डील्स विद द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होते हैं? जब माँ बाप आपके ऊपर लगाते हैं ताकि आप बिगड़ो नहीं, राइट? चलो, सो 3 कैटेगरी है हमारी, यानी कि कंट्रोल्स को डिवाइड कर रहे हैं 3 बेसिस पर, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर और ऑडिट फंक्शंस के बेसिस पर। ठीक है, ओके मैम। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर कहते हैं कंट्रोल्स क्यों लगाने हैं? ऑब्जेक्टिव हो गया ना, कंट्रोल्स क्यों लगाने हैं? क्या कंट्रोल्स लगाने के पीछे आपका मतलब ये है कि कोई गलती हो ही नहीं, प्रिवेंटिव, या फिर आपका कंट्रोल्स लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि चलो गलती हो गई तो डिटेक्ट होके करेक्ट हो जाए? इसीलिए पहला बाइफर्केशन क्या हुआ? डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल्स। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट, तो क्या लगाएंगे? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। अगर आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं भैया गलती हो गई तो डिटेक्ट करके पहले क्या करो? डिटेक्टिव कंट्रोल्स लगाओ और फिर क्या कर दो? करेक्टिव कंट्रोल्स लगाओ। मैं इसको आज के बाद आपके लिए क्या बोलूंगी? पीडीसी। यही सेम वर्ड आप ऑडिट में भी यूज करते हैं, प्रिवेंट करो नहीं तो डिटेक्ट करके करेक्ट कर दो। चलो, ओके, सो ये वन ऑफ द इजी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल्स। सबसे पहला क्या है? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। वी आर हैविंग द प्रिवेंटिव मेजर्स कि भैया एप्पल खा लो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो बीमार पड़ गए, फिर क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डिटेक्ट कराएंगे क्या बीमारी है और फिर क्या करेंगे? दवाई लेंगे। वो क्या हो गया? करेक्टिव एक्शंस। चलो, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर विच आर डिजाइन टू प्रिवेंट एन एरर, ओमिशन और एनी मैलिशियस एक्ट। मैलिशियस एक्ट यानी कि किसी भी मैलिशियस यानी कि जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है, अच्छा निकलेगा खराब निकलेगा। मैलिशियस कहते हैं ना, सस्पिशियस। वेरी गुड, सस्पिशियस। चलो, टॉफी तो तुझे भी दूंगी। आज का सिद्धि को मिला है चॉकलेट और इसका बर्थडे भी था, तो फिर मैं उसको बड़ी वाली चॉकलेट दूंगी, बट ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट क्लास। और मैंने भी बोला ओके, प्रेरणा को बोला है मैंने चॉकलेट के लिए, बिकॉज आई एम हाईली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। वंश की चॉकलेट तो माइनस हो गई है। चल ठीक है, ओके, छोटी वाली दे दूंगी। और टॉफी, ठीक है, डन। आगे चले। हाँ, डेयरी मिल्क तुमको वो पसंद है? ठीक है, आपने तो डेयरी मिल्क सिल्क भी डेयरी मिल्क वाली ही थी। चलो आगे, मैलिशियस यानी कि सस्पिशियस। अब देखो क्या लगाना है? प्रिवेंशन लगानी है ना, यानी कि होने से रोकना है। तो क्या क्या करेंगे? देखो नीचे से ऊपर पढ़ो। पहले क्या लगाएंगे? पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या हो गया? प्रिवेंटिव कंट्रोल। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, पासवर्ड कौन सा कंट्रोल होता है बताओ? अभी तो बता दिया, उस तब बताना है आपने, ठीक है। एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर क्यों डाला? ताकि वायरस नहीं आए। फायरवॉल क्या थी? वो दीवार। तो अगर आपने फायरवॉल को ऑन किया तो आप क्या ले रहे हो? एक प्रिवेंटिव मेजर कि वायरस अंदर एंटर ना करे। जैसे कि मैंने भी अपने चारों तरफ एक फायरवॉल क्रिएट कर रखी है कि ऐसे एरे गेर नथु गेरे लैग जो नेगेटिव वाइब्स देते हैं ना, मेरे को फर्क ना पड़े उन लोगों से। ओके, नेक्स्ट इज एसओडी। जो मैंने अभी पढ़ाया। तो अगर सेग्रीगेशन कर देते हो तो ये भी क्या एक प्रिवेंटिव मेजर है, जिससे कि आप बहुत सारी अनहोनी को टाल सकते हो। बहुत सारी गलत चीजें हो सकती है ना, एक ही आदमी अकाउंट्स बनाए, एक ही आदमी ऑडिट अकाउंट्स चेक कर दे, तो
हंसो। चलो अब तो हमारी क्लास एंड पे जा रही है ना, तो अब हम सब एक दूसरे के मजाक ही कर रहे हैं। कितने स्माइलिंग फेसेस है देखो। चलो तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने याद, एग्जाम्पल्स कंट्रोल में एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो एमसीक्यू जल्दी क्रैक हो जाएंगे। अब देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट पढ़ना जरा। तो देखो भैया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये सब हमने सेग्रीगेशन ड्यूटीज पढ़ी, सब हमने पढ़ा। पासवर्ड आपका कंप्यूटराइज फॉर्मेट में हो गया, कंप्यूटराइज फॉर्मेट में हो गया, कंप्यूटराइज फॉर्मेट में हो गया। सेग्रीगेशन आप नॉर्मली भी कर रहे हो, मैनुअल टर्म्स से भी कर रहे हो, तो इट कैन बी डन ऑन द मैनुअल एज वेल एज कंप्यूटराइज टर्म्स। डन 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 डन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, डिटेक्टिव कंट्रोल्स। डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर द कंट्रोल्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट एन एरर। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। एन एरर, ओमिशन और मैलिशियस एक्ट अकरिंग। ऊपर से कॉपी पेस्ट है कि नहीं है? हाँ। एग्जाम्पल्स आर, अब इसके एग्जाम्पल क्या मार्क करोगे? इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। एग्जाम्पल्स आर, देखो क्या करना है अपने को, डिटेक्ट करना है ना, तो सारे एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे? डिटेक्ट ही तो करेंगे। जैसे कि पेरोल रिपोर्ट्स को क्या किया? रिव्यू करके डिटेक्ट करा कि क्या गड़बड़ी है। मैं तो यहाँ पे पेरोल की जगह कोई भी रिपोर्ट लिख सकती हूँ। चलो नेक्स्ट, मॉनिटर एक्चुअल वर्सेस बजटेड, ये भी क्या है? डिटेक्ट कर देना कि हाँ कहाँ गलती हुई है। नेक्स्ट, कैश और बैंक की रिकंसिल। देखा जाए सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ बोली हुई हैं और हम क्या कर रहे हैं? गलती डिटेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर एरर हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर, डेविएशंस कैन बी रिपोर्टेड। डेविएशन समझते हो? जो सोचा वर्सेस जो हुआ। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि इस बारी आप बीमार पड़ गए, कोई बात नहीं, हमने अब आपको करेक्टिव मेजर्स दे दिए, दवाई दे दी, कोई बात नहीं, अगली बार से बाहर बारिश में मत नहाना। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। कपड़े पहन के नहाना, बिना ना कपड़े के नहाता कौन है? ये तो अलग ही सोच थी। ओके नेक्स्ट इज सरप्राइज चेक्स बाय सुपरवाइजर। इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। जैसे कभी भी कोई भी ऐसे घर में तुम ऐसे मोबाइल लेके बैठे होते, मम्मी कभी भी रूम में आ जाती है। हाँ मेरी मम्मी और भी तेज है, बहुत आराम आराम से आती है, ऐसे धीरे धीरे। हाँ हाँ भी उनको पता चलना चाहिए कि कौन है जो रिजेक्ट होने वाला है। चलो नेक्स्ट इज करेक्टिव कंट्रोल्स। तो करेक्टिव कंट्रोल्स डिटेक्शन के बाद ही होंगे। पहले फटाफट एग्जांपल करते हैं, आ जाइए। बीसीपी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, ये हमने कहीं पढ़ा था? हाँ मैम, ये तो हमने कहीं पढ़ा था। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी यानी कि एक तो इसके ये इतना इंक छोड़ता है ना, मन ही नहीं करता लिखने का। कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, ये क्या होता है? नहीं पता क्या? ओके चलो बताती हूँ, शांत सुनो, रिलेट करती हूँ। आपने लॉ में पढ़ा होगा, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं, जैसे कि हजार्ड रिस्क आ गया, कुछ आ गया, बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं, डेटा वाले रिस्क आ गए, तो कंपनी क्या कर सकती है? डूब सकती है। अब इवन कोविड आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे कंपनियों में क्या हुआ? इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो हम ये कहते हैं करेक्टिव कंट्रोल्स के अंदर कि सुनो, तुमने डिटेक्ट कर लिया ना कि अब तुम्हारा धंधा कोविड में नहीं चलेगा, तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, तो तुम्हारे को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें अपनी क्लासेस चलानी है। तो हम क्या कर गए? ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गए। तो वो क्या था? बिजनेस क्वांटिटी प्लान। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत जाए, बट बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर। दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस क्वांटिटी प्लान। ओके, एक बार मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, कंपनी का ना सारा का सारा डेटा जो सर्वर रूम्स वगैरह होता है, वो सारा डेटा उन सर्वर रूम में था। एंड सडनली द सुनामी, द साइक्लोन केम एंड यू नो द होल प्लेस वाज शैटर्ड। पूरी की पूरी प्लेस खत्म हो गई थी। तो उनसे ये बोला गया कि आप अपना बिजनेस वापस से रिवाइव कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला रिवाइव तो उसको किया जाता है जो कभी खत्म होता है। हमारे पास तो बीसीपी है, हम तो क्या करते थे ना, बैक
बैकअप लेके चलते थे। हमारे यहाँ तो बैकअप का प्रोसीजर हुआ करता था, ऑनलाइन पूरा बैकअप हुआ करता था। वो सर्वर गया तो गया, हमारे पास तो दूसरे सर्वर्स भी हैं जिन पे बैकअप चल रहा था। तो बैकअप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द करेक्टिव मेजर्स। एंड उन्होंने कहा रिव्यू तो उसका होता है जो खत्म होगा, तो खत्म ही नहीं हुए थे, समझ रहे हो। देखो ये समझो कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल में जो साइक्लोन था वो आ गया, उसके बाद की बात कर रहा है वो। तो बाद में हमने क्या किया, बैकअप प्रोसीजर, यानी कि बैकअप को जब आप व्हाट्सएप पे बैकअप को रिस्टोर नहीं करते हो कि अब हम नए वाले मोबाइल में कर रहे हैं, दैट इज अ बैकअप प्रोसीजर। ओके तो हम क्या कर रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स लगा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा पुराना मोबाइल खराब हो गया, पुराने मोबाइल का बैकअप लेके नए मोबाइल पे हम करेक्ट करके आपको दे रहे हैं। बनाने वाला होगा पार्ट प्रिवेंटिव है, एंड उसके बाद इसको इस्तेमाल करने वाला पार्ट करेक्टिव है। वेरी गुड। प्रेरणा तो मुझे लग रहा है ये बड़ी वाली रिजल्ट लेके मानेगी, मुझे लग रहा है कि आज। ओके करेक्टिव कंट्रोल्स के एग्जांपल्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। ऊपर चलते हैं। करेक्टिव कंट्रोल्स आर डिजाइन टू रिड्यूस द इंपैक्ट और करेक्ट एन एरर वंस इट हैज बीन डिटेक्टेड। ओके तो करेक्शन हमेशा किसके बाद होगी, डिटेक्शन के बाद होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज, इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द थ्रेट, कंट्रोल्स लगा के, करेक्टिव मेजर्स लगा के थ्रेट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते हैं। एंड रेमेडी देते हैं ताकि हम आगे जाके क्या कर सके, थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सके। अब देखो ये सारी बातें आपने प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव पढ़ लिया, समझ में भी आपको आ गया, बट अब लर्निंग के पर्सपेक्टिव से समझो कितना डिफिकल्ट है, समझ रहे हो। मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, आपको एक एक लाइन याद हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स सबको याद करने, ये है प्रॉब्लमेटिक चीजें। तो यहां से आपकी दिक्कतें चालू हो चुकी हैं, और मैं आपको निमोनिक भी कितने दे दूंगी। अभी आप आगे देखना, आपको हर लाइन पे लगेगा कि मैम ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा। तो अब हर पॉइंट पे निमोनिक नहीं आ सकता। फिर भी जहां मुझे लगता है कि बिल्कुल ही याद नहीं होगा वहां मैंने दिए हैं। तो ये था हमारा पीडीसी। तो पीडीसी में हमने अभी जो पढ़ाई करी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखो जो आपने ऊपर पढ़ा है अभी, जैसे कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स एज पर द इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स क्लासिफिकेशन। तो आपने क्या वर्ड आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा वर्ड कौन सा आइडेंटिफाई करना है, कंट्रोल्स। जैसे कंट्रोल वर्ड आएगा यानी कि 3 का बी अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद वर्ड क्या आया, ऑब्जेक्टिव, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्स। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये इस टाइम एक वैकॉम, ये लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, ये क्या है, रिसोर्सेज है ना सारे, दिस इज अ रिसोर्स। तो ये सारे रिसोर्सेस, कहता है रिसोर्सेस पर बेस्ड जिस टाइप का रिसोर्स होता है ना, हम उस टाइप का भी कंट्रोल लगाते हैं। जिस टाइप का रिसोर्स होता है हम उस टाइप का भी कंट्रोल लगाते हैं। जैसे जो हैकर है वो कभी भी फिजिकली आपके सिस्टम पे नहीं आके बैठेगा, वो क्या कर सकता है, वर्चुअली कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैकर के लिए वो वाले कंट्रोल लगाएंगे ना जो वर्चुअली अवेलेबल। अब हम उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल लगा के बैठ जाएंगे, वो तो कभी सिस्टम में बैठेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात। तो हमने क्या बोला, कुछ कंट्रोल्स एनवायरमेंटल होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसोर्स, कुछ फिजिकल होंगे, कुछ लॉजिकल होंगे। फिजिकल में क्या करेंगे, ताला लगा देंगे। एनवायरमेंटल में क्या करेंगे, एनवायरमेंट से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, अपने सिस्टम को कंट्रोल्स लगाएंगे। अब एनवायरमेंटल कंट्रोल जैसे कि मान लो मैंने आपको अभी बताया जो सर्वर सिस्टम था वो साइक्लोन से हिट हो गया था, तो हम यहाँ पे कंट्रोल क्या लगाएंगे कि आपका सर्वर रूम ऐसा होना चाहिए जो साइक्लोन प्रोन ना हो। आजकल जो घर भी बनते हैं वो अर्थक्वेक को देख के बनते हैं, होता है कि नहीं होता है। हाँ अब जो कंप्यूटर सर्वर की बात करूँ तो कंप्यूटर सर्वर जो रूम्स बनाना चाहते हैं, मान लो मेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 12 स्टोरी की बिल्डिंग मेरी है, और मैं अपनी बिल्डिंग में कंप्यूटर सर्वर रूम बनाना चाहती हूँ, तो मैं उसको बोलूंगी भाई सुन, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे तो मत ही करियो, पानी सबसे ज्यादा वही भरेगा, और सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में मत करियो। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। तो ये है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। अब देखो अब क्या हुआ, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में क्या क्या पढ़ना है वो लिख दिया मैंने, फिजिकल कंट्रोल्स में क्या क्या पढ़ना है वो लिख दिया मैंने, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या पढ़ना है वो भी लिख दिया मैंने। देखा जाए तो
नॉर्मली तो मीनिंग और कंट्रोल्स ही हैं, डायरेक्टली कंट्रोल्स ही पढ़ना है, मीनिंग तो फंडामेंटल है, पढ़ना ही पढ़ना होता है बेसिक। तो देखा जाए तो सिर्फ सीधा कंट्रोल्स भी अगर आप एग्जाम में पढ़ रहे हो दैट विल ऑल्सो डू। लॉजिकल एक्सेस में हमारे पास में मीनिंग से ज्यादा जब कंट्रोल्स तक पहुंचे ना, मीनिंग से कंट्रोल तक के रास्ते में ना ये 3 चीजें और ऐड हो गई बस, और ये ऐड हुई थी इवन ड्यूरिंग द अमेंडमेंट्स। तो पहले यहाँ पर भी 2 चीजें थी, मीनिंग और कंट्रोल्स, फिर अमेंडमेंट में ये ऐड कर दिया था। पिछला पार्ट था 3 का C में कहीं था और यहाँ पे लाके रख दिया था। चले आगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करते हैं ये वाला लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। ओके, मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले इस पे आ जाएं ताकि आप ना कनेक्ट कर पाए। क्या ये टर्मिनोलॉजी आपको देखी देखी लग रही है? कौन लोग होते हैं ये? हैकर्स। तो फर्स्ट तो हैकर्स हो गए। आइए डब्बा पढ़ते हैं। LAV लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स। वायलेटर्स कौन? जो रूल तोड़ते हैं। आर द सेम पीपल हु एक्सप्लॉइट द फिजिकल एक्सपोजर्स। वो छोड़ दो क्योंकि आपने अभी फिजिकल एक्सपोजर्स नहीं पढ़े। द स्किल्स नीडेड टू एक्सप्लॉइट द लॉजिकल आर मोर टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल से समझाते हो। तारीफ कर रहा है अपनी कहता है सुनो, इस सिस्टम को फिजिकली चुरा लेना क्या है? आसान है, बट इस सिस्टम को लॉजिकली यानी वर्चुअली चुराना मुश्किल है, इसके लिए दिमाग लगता है रे, यही है बता रहा है। सो लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, मतलब मोर स्किल्स आर रिक्वायर। MCQ लिखो, देखो सुनना, 3 कंट्रोल्स, एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल एंड लॉजिकल कंट्रोल। एनवायरमेंट तो भैया हमारे हाथ में ही नहीं है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, हमारे हाथ में नहीं। अब हरियाणा को दोष मत देना, अब तुम समझो, तुम पानी जो है ऐसा भेज रहे हो दिल्ली के अंदर, तो नहीं कोई बात नहीं, हम दोष नहीं दे रहे, एनवायरमेंटल है, हमारे हाथ में नहीं, छोड़ो। उसके बाद सेकेंड क्या आया? फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में ये चुरा के भाग जाना, तो ताला लगा दिया मैंने, लॉक लगा दिया, या मैंने कहा रुक ये सिस्टम मेरा यही रखा रहने दे, मैं चौकीदार खड़ा करके जा रही हूँ, ये क्या है? फिजिकल कंट्रोल। तो क्या कहता है? फिजिकल कंट्रोल से भी ज्यादा दिमाग कहाँ लगता है? लॉजिकल यानी वर्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो फिजिकली नहीं हो रहा, जो कैसा हो रहा है? इंटेंजिबली हो रहा है। कैसा हो रहा है? इंटेंजिबली हो रहा है। दैट इज अ लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स जो कर रहे हैं, एंड देयरफॉर वी नीड टू इंप्लीमेंट द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो इसके लिए ज्यादा दिमाग चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, हैकर्स तो आपको याद हो गए। उसके बाद 2 तरीके के एम्प्लॉइज, एक हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज और एक हमारे फॉर्मर एम्प्लॉइज। प्रेजेंट एम्प्लॉइज भी क्या कर सकते हैं? वॉलेटर्स बन सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमेशा पीपल रिस्क है, एम्प्लॉइज आर दी वीकेस्ट पार्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज जो पुराने आर्टिकल्स हैं वो तो बदला ले ही सकते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन से, नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड तो नहीं के पास है। तो present employees and former employees, these can also become the violators। कौन से violators? Logical access violators, यानी कि ये ऐसा नहीं करेंगे सिस्टम पे बैठ के और फिर जो है शैतानी करेंगे आपके सिस्टम पे बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं होगा, लॉजिकली ही शैतानी करके चले जाएंगे। नेक्स्ट इज IS पर्सोनल। IS पर्सोनल यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सोनल, यानी कि जो भी इंसान जो मान लो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं कौन होगी? IS पर्सोनल, यानी कि जो भी इंसान यूज करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, वो कौन होता है? IOS पर्सनल। तो वो क्या कह रहा है कि कभी कभी ना ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द ड्यूटीज वो एक काम कर देते हैं। एग्जाम्पल, अब मान लो मैंने हर्षिता को बोला, किसी को भी बोला, एक्स को बोला कि आप मेरे नोट्स तक कॉपी करके यहाँ पर रख दो, और उसने बस वहीं पर ही क्या कर दिया कुछ, तो बताओ मुझे, होगी ना गलती, राइट? इसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल एक्सेस वायलेटर विद द बाय द IS पर्सन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने वाले लोग होते हैं ना, उनको बोला गया। एंड लास्ट इज द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स का मतलब क्या होता है? एंड यूजर्स का मतलब होता है और इसके अलावा कोई भी और इंसान हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं एम्प्लॉय करे, जरूरी तो नहीं कि IS पर्सनल ही करे, जरूरी तो नहीं कि हैकर ही करे, कोई और भी तो कर सकता है। आजकल तो कहते ही हैं लोग कि नॉर्मल लोगों के रूप में बहरूपिये घूम रहे हैं, ये बहरूपिये हो सकते हैं। आपको क्या पता, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वही आपको पीछे से
पूरी भोग रहा हो। तो एंड यूजर्स कैन बी एनी पर्सन, फॉरेनर्स, फॉरेन वेंडर्स भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, इंटरेस्टेड और एडुकेट आउटसाइडर, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो बहका फुसला के वो भी काम करा सकते हैं। इट कैन बी एनी पर्सन, एनी पर्सन। बात समझ आई? तो वॉयलेटर्स का मतलब समझ में आया, जो रूल तोड़ते हैं। और लॉजिकल का मतलब फिजिकल नहीं, वर्चुअली सिस्टम में एंटर करके कुछ ना कुछ कांड रचते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे। यहां पर आई गेस कि आपको वॉयलेटर्स से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा लॉजिकल एक्सेस समझने के लिए। तो क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल्स लगाएंगे। दीज आर द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू लॉजिकल एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, सच एज, अब इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, हमारा ऐप सॉफ्टवेयर, कोई हमारी विंडोज ना उड़ा दे बैठे बैठे कहीं और से, हमारा सॉफ्टवेयर ना उड़ा दे बैठे बैठे कहीं और से, कोई कुछ भी उड़ा सकता है। नेटवर्क पे कोई वायरस ना डाल दे कहीं और से, कोई कुछ भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, बहुत ईजिली कर सकता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं आज के टाइम पे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबको आजकल ये सब देखना पड़ रहा है, उनका यूट्यूब का अकाउंट हैक हो जा रहा है। तो कैसे हैक होता है? सिस्टम तो आपके पास रहता है, फिर कैसे हैक हो जाता है? बस लॉजिकल एक्सेस का कंट्रोल्स नहीं लगाए होते। तो क्या कहता है? दीज कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड, दीज कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड एंश्योर दैट एक्सेस टू द सिस्टम्स, हमारे सिस्टम पे जो एक्सेस है वो, हमारे सिस्टम पे जो डेटा है वो, हमारे सिस्टम पे जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर, वो इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स, यानी कि सिर्फ हमें मिले एक्सेस, किसी और को नहीं मिले। टू सेफगार्ड, हम ताकि हम सेफगार्ड कर सके अपनी इंफॉर्मेशन को अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूज। पता नहीं वो बंदा हमारे से इंफॉर्मेशन लेके क्या करेगा। कई लोगों का यूट्यूब चैनल जब हैक हो जाता है, उसके बाद वो उस पर अपनी कोई गंदी गंदी सी वीडियोस डाल देते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर एंड मॉडिफिकेशन, या फिर हो सकता है कि हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे, या फिर हमारी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दे, या फिर हमारे कोई भी डैमेज दे सकता है, कोई भी लॉस दे सकता है। सारे सिनोनिम्स हैं ये। बेसिकली क्या बोला हमने? टू इंश्योर आरबीएसी। चलिए, अब अगर ये नहीं हो तो क्या हो? कह रहा है अब अगर ये नहीं हुआ तो कॉम्प्रोमाइज और एब्सेंस इन द organization may result in potential losses due to exposures that may lead to total shutdown of the computer functions। बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा? वो लैपटॉप जैसे प्यार होता है ना, प्यार दिखने में फिजिकली आपके साथ चलता है बट मेंटली आपके साथ नहीं होता, वही होगा। दिखने में वो सिस्टम आपके पास होगा बट मेंटली वो सिस्टम किसी और का होगा। टोटल शटडाउन ऑफ द कंप्यूटर फंक्शन, सब कुछ खत्म। अब उस वक्त आप फिर रोजे रहना मुंह पकड़ के, मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मेरा भी घर है, परिवार है। मैं अनाथ नहीं हूं भैया, मेरा घर परिवार है। ये तो पहले सोच के बैठा कि लड़कियां पराया धन होती हैं। हाँ, ओके, ठीक चल रहा है। डन हो गया? कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आइए अब पढ़ेंगे। क्या हुआ? हेलो, पढ़ रहे हैं अपन? टाइम अभी तो 10 मिनट है यार। चलो 5 मिनट में करा दूंगी, बस ये वाला करा दो। बस इजी है, तो ये इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। बोलो करवा दूं? देखो 2 मिनट में होगा। देखो ये है हमारा सिस्टम, डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, तेरी मेरी जोड़ी लाखों में एक। तेरी मेरी कौन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो पहले क्या होता है? डब्बा, डब्बे के ऊपर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के ऊपर क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब उसके बाद हम क्या लगाते हैं? दूसरे से कनेक्ट करते हैं, यानी कि नेटवर्क।
बोलो हाँ कि ना। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला कंट्रोल लगाएंगे इसके ऊपर, कभी कोई इसी को चुरा के ना ले जाए, इसी को खराब ना कर दे। सेकेंडली हमने अब लगाया हमने सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल यानी कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। उसके बाद हमने कहा भैया हमारा सिस्टम क्या हो गया, नेटवर्क पे चला गया, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स। 3 चीजें क्लियर हो गई, कितना आसान थी। थर्ड हमने कहा क्योंकि ये तो लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप है ना, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मोबिलिटी रखती है, तो कोई ना कोई इसको ढाके हुए लेके जा सकता है और फिर लॉजिकली कुछ कर सकता है। तो इसीलिए मोबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, इसकी मोबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली मोबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट यूजर के ऊपर 2 पॉइंट्स है, इसके ऊपर जो यूजर बैठे हमें उसके ऊपर क्या लगाना है, RBAC, यूजर की जिम्मेदारियां बता दो और यूजर की एक्सेस बता दो कि क्या क्या वो एक्सेस कर सकता है। तो NE5 तो कर ही लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ कौन कौन से था। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बताओ। पहला पूरा बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। दूसरा बताओ एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। तीसरा बताओ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। चौथा बताओ मोबाइल कंट्रोल्स वाइल मोबाइल यानी कि मोबिलिटी कंट्रोल्स। ठीक है, उसके बाद 2 कंट्रोल्स किसके हैं, यूजर के, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट और यूजर एक्सेस कंट्रोल भी लिख सकते हो, और यूजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर मान लो मैंने RBAC लगा के उसको एक्सेस ग्रांट भी कर दिया, बट उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो RBAC को मेंटेन करके चले। ये नहीं कि मैंने आयुष को सामान दिया, आयुष कह रहा अरे मैम एक ही बात है, मैंने किया इसने किया एक ही बात है, यही बैठ जाएगा सिस्टम पे, ऐसा नहीं चलेगा। उसको उसकी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए। तो वी आर डन विद द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आल्सो। कितना आसान थे ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, बताओ। हाँ याद कर, ये देखो ये रहा, कर लोगे, होमवर्क दे दूं। बच्चे लोग कैसे आप सब, बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। चलिए चैप्टर नंबर 3 अपन चालू कर चुके थे। चैप्टर नंबर 3 में हम जो आज के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैं उसकी लोकेशन जरूर बता देती हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 में बेटा अपन जो पढ़ रहे थे वो थे हमारे कंट्रोल्स, ठीक है। एंड कंट्रोल्स में ही मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के बाइफिकेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस के बेसिस पर, एंड ऑडिट के बेसिस पर, ठीक है। In this lecture, we are going to cover the environmental controls. ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में क्या करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो environmental controls की जहां तक बात है, तो पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो बात ऐसी है बेटा, environment पे हमारे बहुत सारे क्या है बेटा, थ्रेट्स है ना। हमारे एनवायरमेंट को बहुत सारे क्या है, थ्रेट्स है। मैम एनवायरमेंट क्या होता है, पहले एनवायरमेंट बताओ, थ्रेट की बात है बेटा। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, आवर सराउंडिंग्स, जो भी चीज हमें क्या करती है, सराउंड करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द एनवायरमेंट, राइट। सो हमारे एनवायरमेंट में क्या है बेटा, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, यानी कि हमारे को बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, राइट। तो वो हमारे को पढ़ने हैं। एंड उन थ्रेड्स से हमें हार्म ना हो, या हार्म मिनिमम लेवल पर हो, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स लगाते हैं। बात समझ आई? हाँ मैम बात समझ में आई। अब इस एनवायरमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसपे कि हमारे को थ्रेट है और हमारे को कंट्रोल लगाने हैं, ये बेटा ये रहे आपके एलिमेंट्स। बट बिफोर दैट लेट अस सी वन वीडियो, विद दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल सर्टेन ऑफ योर लाइक बचपन की यादें, एंड ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। था शॉर्ट रिकैप था ताकि आप रिकॉल कर पाओ। मैं कनेक्ट करना चाहूंगी अपने एनवायरनमेंट को हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उससे।
हमारे 5 एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा वीडियो ही ले लीजिए, और या फिर आप इन जनरल भी ले लीजिए। तो क्या क्या हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं? अग्नि, जल, यानी वाटर, पानी, आकाश और धरती। याद आए ये 5 एलिमेंट? हाँ मैम, याद आ गए 5 एलिमेंट। तो बेटा जो ये 5 एलिमेंट है ना, तो ये 5 एलिमेंट ही तो हमारे एनवायरमेंट को फॉर्म करते हैं, राइट। और इन्हीं से क्या हमारे को थ्रेड्स है। तो यही थ्रेड्स पे हमें क्या लगाना है? कंट्रोल लगाना है। यानी कि अग्नि हमारे लिए थ्रेड बन सकती है, इसी पे क्या लगाना है? हमें कंट्रोल लगाना है। वायु यानी हवा, खराब हवा आ सकती है। खराब हवा क्या कर सकती है? हमारे सिस्टम को खराब कर सकती है। तो हमें क्या लगाना है? उस पे कंट्रोल लगाना है। ठीक है बेटा, इस वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स की बात यहाँ पर की गई है। यानी आकाश वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स की बात यहाँ पर की गई है। अग्नि के लिए बेटा है हमारे पास फायर कंट्रोल, यानी कि ये रहा। वायु के लिए है हमारे पास पोल्यूशन डैमेज कंट्रोल, यानी कि ये रहा पोल्यूशन डैमेज कंट्रोल। जल के लिए है हमारे पास वाटर डैमेज कंट्रोल। एंड धरती पे बेटा हमें टेंशन है किसकी? इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स यानी कि जैसे आपको करंट लग जाता है ना, दैट वे। अभी हम इसको समझेंगे। तो बात क्या है मैम, क्या हमें यहाँ पर ये एनवायरमेंट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें काहे पढ़ना है? देखो बेटा बात ऐसी है, ध्यान से समझो। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे पे ये 5 थ्रेड्स हैं, तो हमें 5 कंट्रोल्स लगाने हैं। सिमिलरली हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो भी तो यहीं पर ही रखा हुआ है। उसको भी तो थ्रेट है, फायर का थ्रेट है, उसको आग लग सकती है, थ्रेट है उसको, बरसात आ सकती है और पानी ओवरफ्लो कर सकता है। अभी बहुत सारी बाढ़ आई, जैसे कि है ना, दिल्ली में कितना कुछ हो गया, और हरियाणा साइड से पानी छोड़ा गया, बहुत कुछ हो गया। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को भी क्या करें? सिक्योर करें। बिल्कुल है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंट्रोल्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? वी आर पुटिंग कंट्रोल्स ऑन दी एवरी एलिमेंट, जिससे कि हमें थ्रेट हो सकता है। जैसे कि अगर हम इस रूम में बैठे हैं, इस रूम में ही ये सिस्टम है जहां से मैं ये वीडियो आपको दे रही हूँ, इस सिस्टम में आग लग सकती है। भगवान बचाए। तो बेटा आग के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन से हम कंट्रोल्स लगाएं, यही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई गेस कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो देखो क्या कहता है, वो कहता है environmental controls are the controls which relates to the IT environment such as power, जैसे कि लाइट जा सकती है, AC, UPS, स्मोक डिटेक्टर, धुआं जो डिटेक्ट करता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि हम क्या करते हैं? इनसे कंट्रोल लगाते हैं। ये उसने क्या दिया आपको? मीनिंग दिया। आइए अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे धरती, वायु, जल, अग्नि। सबसे पहले हम बात करें बेटा अग्नि की। ठीक है, अग्नि पे हमें क्या क्या कंट्रोल? देखो बेटा आग का क्या है, आग तो कहीं पर भी लग जाती है, समझ रहे हो? तो बेटा हमारे को तो क्या करके चलना है? कंट्रोल्स लगाकर चलना है। इज दैट क्लियर? चलिए तो बेटा क्या क्या कंट्रोल लगाएंगे? सबसे पहला बेटा आता है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, नॉर्म्स टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल फायरिंग। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। देखो बात ऐसी है कि जब तक आपने अपने यहाँ पे नॉर्म्स नहीं बनाए, नॉर्म्स का मतलब क्या है? आपके यहाँ पर अगर कोई भी बातों को लेके नॉर्म्स नहीं बने, यानी कि रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस या पॉलिसीज नहीं बनी, तो बेटा फिर तो आप कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? आप नॉर्म्स को बनाओगे, यानी कि आप वो गाइडलाइंस लिखोगे, जो गाइडलाइंस को लोगों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, बात समझ में आई। मैम गाइडलाइंस में क्या क्या गाइडलाइन बना देते हैं? मैं कहा आओ बेटा देखो, गाइडलाइंस में सबसे पहले गाइडलाइन क्या होनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर रूम की लोकेशन शुड नॉट बी बेसमेंट और दी ग्राउंड फ्लोर।
क्यों बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले देखो, अगर बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो आपको स्ट्रैटेजिकली क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजिकली अपने रूम को लोकेट करना चाहिए। यानी कि आपकी कंप्यूटर रूम की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि फायर कैच ना करे इजीली। इसलिए उसने क्या बोला कि रूम को बेसमेंट में बिल्कुल आखिरी वाला या बिल्कुल ग्राउंड वाला, अगर आपका आखिरी ग्राउंड फ्लोर है तो वहां पर आपको अपना कंप्यूटर रूम नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज फायर जो होती है वो इजीली कैच हो सकती है। और क्या बोला उसने, उसने कहा कि आप लेस वुड, आप क्या करें बेटा, लेस वुड लेस वुड यानी कि ऐसी चीजें, ऐसा मटेरियल जैसे कि लकड़ी हो गई, ऐसा कि मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो गया, ऐसे मटेरियल को कम से कम इस्तेमाल करने को बोले। शुड बी यूज इन द कंप्यूटर रूम्स, यानी कि ऐसा मटेरियल जिससे कि आग पकड़ी जा सकती है, वो मटेरियल भी कम से कम क्या करें, इस्तेमाल करें। और क्या क्या करें, फायर प्रूफ वॉल्स, यानी कि आप ऐसी वॉल्स यूज करें जो क्या है बेटा, फायर प्रूफ है, जो क्या है बेटा, फायर प्रूफ है। जस्ट अ सेकेंड, ऐसी वॉल्स का इस्तेमाल करें जो क्या है, फायर प्रूफ है। जैसे हम कहते हैं ना, हम वाटर प्रूफ फोन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही फायर प्रूफ क्या करना है, वॉल्स। यानी कि जो आप वॉल वगैरह लगा रहे हो उसमें आग जल्दी से कैच ना हो, जो आप फ्लोरिंग कर रहे हो वो भी जल्दी से फायर को कैच ना करती हुई हो, सीलिंग जो आप टॉप पे सीलिंग होती है वो सीलिंग भी कैसे होनी चाहिए, ट्राई करो कि वो सीलिंग क्या हो, फायर प्रूफ हो, यानी कि उसमें फटाफट से आग ना लगे। आई गेस आपको समझ में आया। देखो हम ये क्यों पढ़ रहे, क्योंकि देखो हम हमेशा ये चाहते हैं कि अगर फायर लगती है तो इंसानों के साथ साथ ना हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जहां कंप्यूटर रखे हैं हमारा कंप्यूटर रूम, वो भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो मैम सबसे पहले तो हमने नॉर्म्स बना दिए, ठीक है मैम, ठीक है, अब क्या करें, ओके। नेक्स्ट इज बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे नॉर्म्स के साथ में, ये देखें नेक्स्ट इज बेटा, क्या लगा दो बेटा, फायर अलार्म्स लगा दो। क्या लगा दो बेटा, फायर अलार्म्स। फायर अलार्म्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कोई फायर लगे तुरंत क्या बज जाए, अलार्म बज जाए, टूडू टूडू टूडू, क्या लग गई, आग लग गई भाई, आग लग गई। तो फायर अगर लग जाती है उसके लिए क्या लगाओ बेटा, अलार्म लगाओ। ऑटोमेटिक एंड मैनुअल फायर अलार्म्स में बी प्लेस्ड एंड कंट्रोल पैनल में बी इंस्टॉल्ड, यानी कि आप फायर अलार्म जो है मैनुअल भी लगा सकते हो और ऑटोमेटिक, इवन बोथ के लिए उसने बोला, बोथ के लिए उसने बोला, क्योंकि हो सकता है कहीं पर अगर फायर लगती है तो आस पड़ोस पे आप मैनुअली बटन दबा दो कि उनको पता चल जाए कि अगल बगल में आग लगी है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, राइट। इसके लिए उसने क्या बोला, अ गैस बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम इज प्रेफरेबल। अ गैस बेस्ड यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैस बेस्ड यानी कि गैस, अब बताऊंगी कौन सी गैस। फायर सप्रेशन सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम पता क्या होता है, यानी कि जिससे कि फायर को क्या किया जा सके, फायर को रिड्यूस किया जा सके, सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके। जैसे कि जब आपके कभी मोहल्ले में या कभी भी जब आपको क्या लगता है, जब आपको देखते फायर लग जाती है तो क्या किया जाता है, लोग आते हैं, आप बाहर से बुलाते हो लोगों को और वो क्या करते हैं, एक पाइप सा होता है और वो फायर को कंट्रोल करने के लिए चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम इज प्रेफरेबल। उस टाइम पे क्या प्रेफर किया जाता है, ऐसा सिस्टम जो फायर को क्या कर सके, कम कर सके। मैम वो सिस्टम कौन सा, अरे कुछ नहीं, वो सिस्टम है आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या लगा दो बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर। इसी के अंदर तो वो गैस होती है, और वो गैस कौन सी होती है, देखो वो भी लिखा है यहाँ पे, CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी वेल प्लेस्ड। इसे तो बोलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। इसके अंदर कौन सी गैस रहती है, CO2 गैस रहती है। ये देखिए डायग्राम के अंदर, ये देखिए, ये रहा आपका फायर एक्सटिंग्विशर, देखे ना आपने, देखे ना, पता है आपको
आई गेस कोटा में हुआ था, जहां पर कि कोचिंग क्लास के अंदर 3rd फ्लोर पे बहुत ज्यादा आग लग गई थी एंड स्टूडेंट्स ने जो है विंडो से इवैक्यूएट किया था और बहुत सारे हमारे को बहुत सारा लॉस हुआ था। एंड उसके बाद जो था बेटा, जितने भी हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, इवन सीए लक्ष्मी नगर एरिया में भी काफी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए एंड इवन दे वेंट फॉर अ इंस्पेक्शन कि सबके यहाँ पर, सब जितने भी लोग कोचिंग खोल के बैठे हैं सबके यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। समझ रहे हो? चलो, ये वाली बात तो तब की थी ना जब फायर लग गई है। कभी कभी क्या होता है बेटा, फायर लग जाती है बट कभी कभी क्या होता है बेटा, स्मोक हो जाती है, धुआं हो जाता है। कभी कभी फायर कहीं और लगती है और उसका धुआं जो है हम डिटेक्ट कर पाते हैं कहीं और बैठे बैठे। किसी, जैसे मान लो अगर हम बगल वाले कमरे में जो है आग लगी है, अभी तक हमारे कमरे में नहीं आई है, बट अगर हमारे यहाँ पर धुआं डिटेक्ट करने का यंत्र लगा होगा, ये जो कि ये रहा, ये देखो कमरे में बैठे हुए लोग और यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, ऊपर धुआं डिटेक्ट करने का यंत्र लगा हुआ है। तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है। जरूरी नहीं कि फायर का ही अलार्म हो, समझ रहे हो, धुआं डिटेक्शन का भी अगर अलार्म हमारे पास है तो दैट वुड ऑल्सो बी प्रेफरेबल। तो देखो क्या बोला उसने, इट शुड बी पोजीशन अबव एंड बिलो द सीलिंग टाइल्स। देखो अबव प्लेस किया कि नहीं किया गया, यानी ये ऊपर भी प्लेस होना चाहिए, और बिलो भी, नीचे भी प्लेस होना चाहिए, फ्लोर पे भी प्लेस होना चाहिए, ताकि फायर जो है, जब धुआं जो है कहीं पर भी लगे कि आ रहा है तो कोई भी मशीन क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। अगेन क्यों पढ़ रहे हैं हमें बेटा, क्योंकि हम किसको बचाना चाहते हैं, कंप्यूटर रूम्स में रखे हुए हमारे कंप्यूटर्स को, क्योंकि वो क्या है, हमारे इंफॉर्मेशन का सोर्स है। बात समझ में आई? चलो, तो ये क्या था, हमारे स्मोक डिटेक्टर्स। क्या बोलते हैं, अपॉन एक्टिविटी, यानी कि जैसे कोई हरकत मचेगी, जैसे कोई स्मोक आएगा, तो दीज डिटेक्टर्स क्या करेंगे, डिटेक्टर शुड प्रोड्यूस एन ऑडिबल अलार्म, यानी कि ऐसा अलार्म बजाएं जो सबको सुनाई दे जाए, एंड मस्ट बी लिंक्ड टू अ मॉनिटर्ड स्टेशन। ये वाली बात तो अलार्म में भी थी। देखो क्या बोला था इसने बोला था ना, एंड कंट्रोल पैनल मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड, है ना। बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक तो आप अलार्म लगा दो और स्मोक डिटेक्टर लगा दो। एक तो आपने डिटेक्टर लगा दिया और साथ ही में दोनों जगह क्या लगाओ बेटा, कंट्रोल पैनल लगा दो, यानी कि आप उसको कंट्रोल भी तो कर पाए, राइट। कंट्रोल पैनल आपका होना चाहिए। कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है बेटा, कंट्रोल पैनल का मतलब होता है कि एक मॉनिटर्ड स्टेशन होना चाहिए जहां से सब कुछ क्या किया जा रहा हो, मॉनिटर किया जा रहा हो। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी तक हमने पढ़ा नॉर्म्स होने चाहिए, फायर अलार्म्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स। अब आपने देखा, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोटा वाला, वहां पर मैंने आपसे क्या कहा था, लोगों को ना, बच्चों को ना बेटा खिड़की से बाहर कूद के जाना पड़ा, कैन यू इमेजिन? पता क्यों? बिकॉज देयर वाज नो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। अगर कल को फायर लगती है तो उस कोचिंग सेंटर के अंदर इवैक्यूएशन के लिए भी क्या नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लॉटिंग नहीं थी, कोई जगह नहीं थी जिससे कि लोग इवैक्यूएट कर पाए। तो देयर हैज टू बी, उसने क्या बोला, देयर हैज टू बी द इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लानिंग ऑल्सो। तो क्या बोलता है, procedures should exist for a controlled shutdown of the company in the case of the emergency। पहले बोलता है कि अगर कल को फायर लग जाती है तो पहला प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि ऐसा कोई एक कंट्रोल हो जिससे कंपनी क्या हो जाए, कंप्लीट शटडाउन हो जाए, यानी कि एक बटन दबाया और सब कुछ बंद हो जाए ताकि वो चीज आगे प्रोसीड ना हो। एंड सेकेंड इसने क्या बोला, रीलोकेशन प्लान, यानी कि बच्चे बेचारे जहां पर आग लगी है वहां से कहां जाएंगे, रीलोकेशन प्लान शुड बी एम्फसाइज्ड। एंड इवन उसके बाद क्या बोले, देखो, इट शुड नॉट ओनली एम्फसाइज द ह्यूमन सेफ्टी, सिर्फ ह्यूमंस को सेव ना करे, बट ऑल्सो द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज फिजिकली अनसिक्योर्ड, यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हमारा कंप्यूटर रूम भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सेफ होना चाहिए। बात समझ में आई? इजी सिंपल। चलिए ये देखिए कितनी सिंपल चीजें थी। चलिए आई गेस आपको समझ में आ गया होगा।
मैं यहाँ पर आपके लिए काम करती हूँ, निमोनिक भी लिख देती हूँ याद करने के लिए। निमोनिक लिख लीजिए बेटा, निमोनिक है, सिंपल सा इजी सा करवा देती हूँ। यस, द निमोनिक इज फ्री, फ्री, फ्री। आर से ये रहा बेटा आपका रेगुलर इंस्पेक्शन, ये पॉइंट रह गया, रेगुलर इंस्पेक्शन। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जब वहां पे फायर लगी तो उसके बाद क्या होता, हमारे साथ में भी इंस्पेक्शन होनी चालू हो गई थी। सारी कोचिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया सब जगह क्या होने लग गई थी, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करने आ रही थी कि यहाँ पर एक्सटिंग्विशर लगे कि नहीं लगे हैं, इनके यहाँ पे इवैक्यूएशन के प्लान्स कैसे हैं। तो रेगुलर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करो, दैट टू ऑन द रेगुलर बेसिस। कई बार क्या होता है ना कि फायर एक्सटिंग्विशर आपने रखा हुआ है, बट वो रखा इतना पुराना हो गया कि जब आग लगी तो वो तो यूज ही में नहीं आया, होता है ना। या फिर जो आपके इवैक्यूएशन के प्लान्स थे वो प्लान्स तो अब ड्रॉप हो गए बिकॉज आपका दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। तो दिस शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड। तो उसने क्या बोला, इट शुड बी डन बाय द फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, की वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए और क्या करें, रेगुलर इंस्पेक्शन करें। फायर एग्जिट शुड बी क्लियरली मार्क्ड। जैसे हम जाते हैं ना प्लेन के अंदर, वो क्या कहते हैं, इस प्लेन के दो द्वार हैं, इस प्लेन के 4 द्वार है, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। आपातकालीन स्थिति में ये वाला दरवाजे का भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो आपको क्लियरली मेंशन करते हैं। सिमिलरली जब आग लगती है तो आपको क्या बोला जा रहा है, क्लियरली आप मेंशन कर दो कि भैया आग लगे तो कहाँ कैसे कैसे जाना है। और साथ ही में स्टाफ मेंबर्स को बता दो कि भैया सिस्टम को इस्तेमाल कैसे करना है। पता लगा आपने लगा तो दिया, बट इस्तेमाल करने के लिए पूछ रहे हैं, भाई तेरे को आता है क्या, भाई तेरे को आता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। यानी कि उनको आप ट्रेनिंग्स दे दो, आप उनको बता दो, आप उनको नॉलेज दो कि कैसे आप क्या करोगे जब इमरजेंसी आएगी, तो कैसे आप इवैक्यूएट करने वाले हो। ठीक है, चलिए। तो आर से आपका हुआ बेटा रेगुलर इंस्पेक्शन। ई से बेटा आपका हुआ इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन प्लान भी होना चाहिए। ई से बेटा इवैक्यूएशन प्लान। नेक्स्ट ई से बेटा आपका है इलेक्ट्रिक फायरिंग के लिए, यानी कि आग अगर लगती है इलेक्ट्रिक फायरिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो आपके पास क्या होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, यानी कि गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब बचता है बेटा आपका एफ। आ जाइए, एफ से करते हैं फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, और क्या बचता है, आई गेस बस सारे पॉइंट्स हो गए हैं। और आपको पता ही है फायर अलार्म के साथ साथ स्मोक डिटेक्टर तो आ ही जाएगा, क्योंकि आग को डिटेक्ट करेगा फायर अलार्म और धुएं को डिटेक्ट करेगा स्मोक डिटेक्टर्स। ठीक है, चलिए, आई गेस हमारे सारे काम हो गए हैं। सो फायर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फायर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए। एक इस बात को फायर डिपार्टमेंट जो है रेगुलरली बेस पे आके इंस्पेक्ट करे कि सब कुछ चालू कंडीशन में है कि नहीं है। ये हम सारी बातें किसके अंदर पढ़ते हैं, हमारे फायर कंट्रोल्स के अंदर। तो वी आर डन विद द फायर कंट्रोल। ठीक है, चलिए। अब इसी से बेटा मिलता जुलता जो है वो है आपका वाटर डैमेज। धरती, जल, वायु, समझ रहे हो, तो अभी हम कौन सा करेंगे, जल वाला करेंगे। ओके, ये बहुत आसान है, अगर आपने फायर वाला समझ लिया ना तो आपको ये बहुत इजी पड़ेगा। चलिए आइए, सबसे पहले चलते हैं वाटर डैमेज के ऊपर। अब देखो क्या बोलता है, वाटर डैमेज, पानी का। देखो क्या लिखा है इसमें, वाटर डैमेज कैसे बोल रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, एंड देयरफॉर आउटकम ऑफ द वाटर पाइप्स, पाइप्स बर्स्ट हो सकते हैं। जो आपकी पाइपलाइन थी ना वो बर्स्ट आउट हो गई, यानी कि फट गई, ये बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा पानी भर गया आपके यहाँ पर, राइट। तो उस केस में हमारे को क्या हो सकता है, वाटर डैमेज हो सकता है। तो क्या लगाएंगे, वाटर कंट्रोल्स लगाएंगे। ठीक है, अब देखो वहां पर क्या लगाया था, स्मोक डिटेक्टर,
यहाँ पर क्या लगा दिया, वाटर डिटेक्टर। क्या लगा दिया, वाटर डिटेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो पानी इस लेवल से अगर ऊपर बढ़ता है तो फटाफट से हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन आ जाए। जैसे आपने अपने पानी की टंकी के लिए लगाया होगा ना, आपने अपने घरों में मोटर जब हम चलाते हैं तो टंकी के अंदर एक डिटेक्टर लगाया होता है कि जैसे टंकी फुल भर जाए वैसे क्या बज जाए, हमारे अलार्म बज जाए, है ना, और फिर हम उसको बंद कर देते हैं। क्या बोलते हैं वो, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए। कुछ ऐसे ही डिटेक्टर्स हम लगाने वाले हैं, उसी की ये बात कर रहा है वाटर डिटेक्टर्स। और किसकी बात कर रहा है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटिंग द कंप्यूटर रूम। जैसे यहां पर हमने कहा था, ये देखो लोकेशन जो है बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर नहीं होना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक स्ट्रेटजी लगा के क्या करें, आप ध्यानपूर्वक स्ट्रेटजी लगा के कंप्यूटर रूम डिसाइड करें। और यहां पर भी क्या है, यहां पर भी यही है कि आप ध्यानपूर्वक स्ट्रेटजी लगा के क्या करें, कंप्यूटर रूम को डिसाइड करें, राइट। अगेन यहां पर भी यही वाली बात है, इट शुड नॉट बी लोकेटेड इन द बेसमेंट और द ग्राउंड फ्लोर। सेम वही बातें हैं, ओके। एंड लास्ट उसने क्या बोला, दे शुड बी द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द वाटर डैमेज। बेसिकली क्या बोलता है, आपके नॉर्म्स होने चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द वाटर डैमेज। वेज यानी तरीका, यानी कि नॉर्म्स यानी कि वेज यानी कि मेथड्स आपको पता होने चाहिए जिससे कि हम अपने आप को क्या कर सके, हम अपने आप को सेव कर सके फ्रॉम द वाटर डैमेज। चलिए, आई गेस कि आप अब जब फायर वाला पढ़ चुके हैं तो आपको ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज वाटर डिटेक्टर। वाटर डिटेक्टर क्या कहता है ये बेटा, दी शुड बी प्लेस अंडर द रेज्ड फ्लोर नियर द ड्रेन होल्स एंड नियर एनी अनअटेंडेड इक्विपमेंट स्टोरेज फैसिलिटी। कहां कहां इसको लगाना चाहिए, पता क्या कह रहा है, कहां कहां लगाना चाहिए, कहता है आपको उसको लगाना चाहिए जहां पर की बेटा नियर ड्रेन होल्स, जहां पर कि आप का पानी जो होता है ना वो ऐसा समझो, वो क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, उसके जो होल्स होते हैं जहां पर पानी जाके हम देख सकते हैं, तो उन होल्स के पास लगाना चाहिए ताकि जैसे मान लो यहाँ पर ये है बेटा, ये होल है, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो क्या कह रहा है, जो ये ढक्कन लगा हुआ है ना, ये जैसे ये सारा हमारा वाटर भरने का है, ठीक है, ये सारा वाटर भरने का है। तो जो ये होल है ना, इसके पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक डिटेक्टर होना चाहिए कि जैसे ही पानी फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर ओवरफ्लो करा, यहाँ पर आया, तो जैसे यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाटर डिटेक्टर होना चाहिए। और कहां पर होना चाहिए, नियर एनी अनअटेंडेड इक्विपमेंट स्टोरेज फैसिलिटीज। यानी कि जैसे कई बार हम घर में नहीं होता स्टोरेज रूम, जहां पर हम सामान रख के भैया भूल जाते हैं, जहां पर वो रोज रोज इस्तेमाल में नहीं आता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रूम है जहां पर कि आप जब बस जाके इक्विपमेंट को स्टोर कर देते हो, मान लो आपने सब जगह एक रूम है जहां पर आप अपनी पेन ड्राइव स्टोर करते रहते हो, जहां पर आप बहुत से डेटा केबल्स को स्टोर कर देते हो और बस कभी कभी वो काम में आती हैं, तो क्या करो, वहां पर ऐसी जगह पर भी क्या कर दो, एक वाटर डिटेक्टर लगा दो। क्योंकि ना पता क्या होगा, आप ना बैठे रहोगे अपने नॉर्मल रूम के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो स्टोरेज रूम के अंदर ना पानी भर गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्या बोला उसने, इसलिए बोला कि वहां पर भी क्या लगा दो, एक डिटेक्टर लगा दो। इज दैट क्लियर, ओके। और क्या बोला बेटा इसने, रेज्ड फ्लोर। रेज फ्लोर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम ना तो फ्लोरिंग थोड़ी सी ऊंची कर देते हैं, तो उस केस में उसने क्या बोला, रेज फ्लोर के ऊपर भी क्या लगा दो, वाटर डिटेक्टर लगा दो। इज दैट क्लियर। यानी कि जैसे मान लो ये आपका फ्लोर है, ठीक है, आप जैसे मान लो इस फ्लोर पे यहां तो आप पोछा लगाओगे, कुछ लगाओगे तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इतना पोर्शन तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट मान लो जैसे कि मान लो ये आपका है अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं इसको और कर देती हूँ, तो ये लेवल तो चलो ठीक है, तो कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपके समझने के लिए आसान रहेगा, इट इज फाइन, चलो कोई बात नहीं, पानी भर भी सकता है, लोग जूते पहन के आ सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी फ्लोर पे रह सकता है, बट अब हम इसको कर देते हैं बेटा 1 2 3
4 5। अब यहां पर एक अलार्म सेट कर देते हैं कि अगर मान लो 5 सेंटीमीटर से ऊपर, यहां पर हमने अलार्म सेट कर दिया कि अब अगर इस रूम में 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो है 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो है पानी भरेगा तो फटाफट से अलार्म क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले। अब बात समझ आई, यानी कि रेज फ्लोरिंग के ऊपर थोड़ा सा रेज करके। ओके, बात समझ में आ गई। अब हमें तो पता ही नहीं था इसकी सी बातें भी हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। नेक्स्ट इज वेज ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज, यानी कि बेसिकली नॉर्म्स होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। ये सारी बातें जो आपने फायर में पढ़ी थी ना, ऑलमोस्ट सेम बातें यहाँ पे इसने बोली हैं। देखो जैसे इसने क्या बोला, वहां पर क्या था, फायर प्रूफ सीलिंग्स थी, वॉल्स था और फ्लोर था। यहाँ पर क्या हो गया, वाटर प्रूफ सीलिंग्स, वाटर प्रूफ वॉल्स, वाटर प्रूफ फ्लोर्स। क्या बोला, एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। पानी भर गया, जैसे फायर लग गई तो इवैक्यूएशन के प्लान बताओगे। सिमिलरली पानी भर गया तो पानी ड्रेन होके जाएगा तो जाएगा कहाँ और कैसे, इसके बारे में क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अलार्म्स लगा दो एट दी स्ट्रेटेजिक पॉइंट, आपको वाटर अलार्म्स लगाने चाहिए और वाटर प्रूफिंग एंड वाटर लीकेज अलार्म्स लगाने चाहिए। यानी कि ऐसे अलार्म जो कि क्या करे, वो जैसे वाटर कहीं से लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वह आपको फटाफट से बता दे कि भैया पानी लीक हो रहा है। जैसे कभी कभी आपकी स्कूटी से पेट्रोल लीक होता है, सिमिलरली अगर वाटर कहीं से लीक हो रहा है तो अगर इसके बारे में आप एक अलार्म लगा सको और इसके बारे में आपको पता चल सके, दैट वुड बी बेस्ट। समझ आया? तो टिल नाउ वी हैव डन टू आउट ऑफ द 4। 5 एलिमेंट होते हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश हमारे सिलेबस में नहीं है, इस पे एलिमेंट पे कोई बातचीत नहीं की गई बिकॉज हमारे हाथ में ही है ना आकाश। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वी आर डन विद द अग्नि, हम फायर की बात कर चुके हैं, एंड वी आर डन विद द जल ऑल्सो। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट धरती। अब धरती पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। धरती पे होगा बेटा बम विस्फोट, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स। आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे डैमेजेस जो किसकी वजह से हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से हो रहे हैं। जैसे कि मान लो पावर कट ऑफ हो गई, जैसे मान लो वोल्टेज बहुत हाई चली गई और उससे आपका सिस्टम एकदम ही फटाक से खराब हो गया। एकदम ही हाई वोल्टेज आई और एकदम ही क्या हुआ, सिस्टम आपका खराब हो गया। इससे बचने के लिए क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स लगाते हैं। किससे बचने के लिए, जो डैमेज एकदम से किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से आते हैं। बात समझ आई? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या हो सकता है, जैसे कि वोल्टेज अप एंड डाउन हो सकती है, या फिर जैसी वोल्टेज अप एंड डाउन हो रही है उसको कंट्रोल में लेके आए, बट मैं कहती हूँ सीधा लाइट ही चली गई भैया, लो क्या करना है, लाइट ही चली गई। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स। तो हमारे पास में बेटा ये हैं 4 कंट्रोल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचने के लिए हम क्या लगाएंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे। 4 कंट्रोल्स लगाएंगे, बहुत इजी है, 4 कंट्रोल्स लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स ESP, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, वोल्टेज रेगुलेटर्स, इमरजेंसी पावर स्विच। ठीक है मैम, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, आइए आसान बनाते हैं। देखो अनइंटरप्टेबल पावर सर्विस सिस्टम, सॉरी इसको बोलते हैं बेटा यूपीएस। हाँ मैम, नाम तो सुना लग रहा है। हाँ, हम अपने सिस्टम में लगाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है जब हम हमारे सिस्टम के अंदर, देखिए ये रहा यूपीएस, हम हमारे सिस्टम में क्या लगा देते हैं, यूपीएस। अनइंटरप्टेबल यानी कि कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा, पावर बैकअप देगा। अब अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस आपको कितनी देर का बैकअप देता है, 15-20 मिनट्स का बैकअप आराम से देता है। तो क्या हो गया, बैकअप सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है, लाइट चली जाती है, फिर भी हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा, यानी कि यूपीएस। आइए यूपीएस पढ़ लेते हैं पहले। यूपीएस से क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स अ बैकअप बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द बैटरी टू द कंप्यूटर। यानी कि यहां से
इसके अंदर क्या होती है बेटा, इसके अंदर बैटरी होती है ना, ये बैटरी तो है, ये बैटरी क्या करती है, हमारे डेस्कटॉप को क्या करती है, पावर सप्लाई का काम कर देती है। मैम ये तो आसान था, बाकी बताओ मैम, बाकी बताओ। चलो बाकी के बारे में भी पढ़ते हैं, चलिए। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैम थर्ड देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर्स। वोल्टेज रेगुलेटर्स, आप लोग के घर में भी ऐसा होता होगा ना कि एसी लगा होता है, ये देखिए अगर ये एसी लगा हुआ है, साइड में ना वोल्टेज स्टेबलाइजर्स वगैरह भी आप लगाते हो, स्टेबलाइजर वगैरह लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो वो जो स्टेबलाइजर है बेटा, वो क्या करता है, वो यही तो करता है कि जब वोल्टेज, आइए देखिए, जब वोल्टेज ऊपर नीचे होगी, जब वोल्टेज ऊपर नीचे ऐसे होगी, तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज रेगुलेटर्स, या फिर ये रेगुलेटर्स क्या करेंगे, जो एसी के साथ लगते हैं, ये क्या करेंगे, ये आपको जो शायद हार्म हो सकता है आपके एसी में, जो शायद हार्म हो सकता है, जो शायद हार्म हो सकता है आपके सिस्टम को, उससे क्या करेंगे, बचाएंगे। यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके हार्डवेयर को फ्रॉम द टेम्पररी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ दी पावर। जब पावर ऊपर और नीचे होती है तो रेगुलेटर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम को बचाते हैं। जैसे कि एसी के बगल में लगा हुआ रेगुलेटर क्या करता है, एसी को रेगुलेट करता है। जैसे एकदम फटाक से एकदम में बहुत तेज, अगर मतलब बहुत तेज एकदम इलेक्ट्रिसिटी अगर आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी आती है तो तुरंत ना मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, एकदम ब्लास्ट हो सकता है, आपका हार्डवेयर जो है वो ब्लास्ट कर सकता है। बट अगर हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर्स लगे होंगे तो उस केस में क्या होगा, वो रेगुलेटर्स क्या करेंगे, रेगुलेट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे अगर आपकी वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही होगी तो। ये देखिए ये सही आ रही है, एकदम से हाई आ गई, तो तब कौन करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, चलिए दोनों पॉइंट्स रिवाइज कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स। इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स, नाम तो बड़ा भारी है मैडम, इजी कर दो। मैंने कहा ठीक है इजी कर देती हूँ। क्या आपने एमसीबी सुना है, एमसीबी एक एमसीबी से होती है, उसको ऑफ स्विच ऑन कर देते हैं, देखा है? हाँ मैम देखा तो है। बस वो एमसीबी क्या करती है बेटा, वो एमसीबी मैं आपको सच बताऊं, वो सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है। आपने एमसीबी बंद कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गया, एमसीबी को ऑन कर दिया, सर्किट ऑन हो गया। तो बस अगर मान लो कल को पावर स्पाइक होती है, यानी कि एकदम से हाई वोल्टेज अगर हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स क्या करते हैं, इस चीज को रिड्यूस कर देते हैं, डैमेज को। आपने देखा होगा कभी कभी ना, कुछ एक बार दो बार चीजें होती है, आप बाहर जाओ एकदम लाइट चली जाती है, फिर एकदम आप बाहर जाओ, आप देखोगे एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ, ऐसे ऑटोमेटिक गिर जाती है नीचे। बहुत बार देखा होगा आपने, और आप टेंशन में आ जाते हो कि यार पता नहीं क्या हुआ, ये जो है ऐसा कि एकदम ही ऐसा क्या हुआ कि लाइट एकदम चली गई, और दरवाजे के बाहर आप मेन गेट पे जाते हो और आपकी एमसीबी डाउन हो जाती है। बेटा एमसीबी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कहती है मैं फटाफट सर्किट को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, इससे पहले की लॉस आगे हो जाए। बात समझ आई? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स। ओके बेटा, तो एमसीबी लगा के भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, चले आगे। हाँ मैम सर चलिए आगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप क्या करो, एक आपके पास ये तो हमेशा होना चाहिए, इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ। जैसा समझो
फायर के केस में आपके पास इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए इमरजेंसी में। वाटर के केस में आपके पास इमरजेंसी वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। सिमिलरली आपको नहीं लगता कि अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कोई पंगा पै गया तो आपके पास में एक इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ बटन होना चाहिए, जिसको बंद करके आप क्या कर सको, मान लो कोई पंगा हो गया तो फटाफट से इस पावर को आप क्या कर दो, बंद कर दो। यानी कि ये वो बटन है बेटा जिससे सब कुछ बंद हो जाएगा, सारी चीजें इससे कनेक्टेड होंगी, और जैसे ही मैंने बटन बंद कर दिया तुरंत क्या हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, सारे पावर सप्लाई बंद हो जाएंगे। तो एक ऐसा बटन आपके पास होना चाहिए जिसको किसने क्या बोला, इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ बटन होना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, एकदम से ही ना आप अगर आप इस बटन को दबा दो तो जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ बटन इज। During the situations like computer room fire, emergency powers, they should be easily accessible। यानी कि अगर आग लग जाती है, पानी भर जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आप करते हो ना, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक स्विच ऑफ बटन होना चाहिए। किसी भी केस में वो स्विच ऑफ बटन को आप क्या कर दो, एक इमरजेंसी बटन होना चाहिए, उस बटन को, इमरजेंसी बटन को क्या कर दो, बंद कर दो, और सब कुछ क्या हो जाए, बंद हो जाए। बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ मेन स्विच ना, main switch which is attached with all other power supply। समझ रहे हो, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो आपको मैंने क्या क्या कराया अभी तक, देखिए मैंने आपको फायर करा दिया, वाटर करा दिया, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स के लिए मैं आपको एक निमोनिक दे देती हूँ, आपके काम आ जाएगा। आइए निमोनिक लिखिएगा। यूएससी रेगुलेटर, यू से यूपीएस, एस से सर्ज प्रोटेक्टर्स, ई से इमरजेंसी पावर ऑफ बटन, एंड लास्ट इज रेगुलेटर। नोट कर लीजिए उसको फटाफट। डन, चलिए। तो द निमोनिक फॉर द फायर इज फ्री 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 फ्री। एफ से फायर अलार्म स्मोक डिटेक्टर, एफ से फायर एक्सटिंग्विशर, आर से रेगुलर इंस्पेक्शन, ई से इवैक्यूएशन प्लान, ई से इलेक्ट्रिकल फायरिंग के नॉर्म्स। द निमोनिक फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर इज यूएससी रेगुलेटर, यूपीएस सर्च प्रोटेक्टर्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान के साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, इमरजेंसी पावर ऑफ बटन होना चाहिए, एंड आर से रेगुलेटर होना चाहिए। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो चलिए, और बात रही पानी की, तो ये बेस करता है हमारे जो हमने फायर वाला पार्ट किया था उस पर ही बेस करता है। जैसे स्मोक डिटेक्टर होता है वैसे वाटर डिटेक्टर होना चाहिए। जैसे हमारे पास वहां पर रूम बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी रूम बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। जैसे वहां पर इवैक्यूएशन प्लान है, यहाँ पर इवैक्यूएशन ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, फायर अलार्म्स होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
समझ में आया आपको? चलिए, लास्ट इज पोल्यूशन डैमेज। देखिए, तो हमारे पास क्या कहते हैं, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। धरती भी हो गया, अग्नि भी हो गया, जल भी हो गया, अब बारी है वायु की। अब बेटा वायु यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है दैट वुड बी फ्रॉम दी pollution basically, right? So we have the pollution damage. And very important question from the examination point of view, the major pollutant यानी कि सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है वो क्या है बेटा, एमसीक्यू मार्क कर लीजिए, डस्ट। अब आपको पता है, अगर आपके मतलब सिस्टम के अंदर, आपके ड्राइव्स के अंदर, आपके पेन ड्राइव्स के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर एक बार डस्ट चली जाए, फिर देखना आप क्या कमाल होता है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार आपको डस्ट अगर चली गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को। तो उसने बोला तो मेजर पोल्यूटेंट क्या है, इट इज डस्ट। तो एक तो हमने ये करना है, एक तो हमने क्या करना है, प्रोहिबिशंस लगानी है, यानी कि रोक टोक लगानी है। क्या लगानी है, रोक टोक लगानी है। क्या रोक टोक लगाएंगे बेटा, रोक टोक अगेंस्ट द ईटिंग ड्रिंकिंग विद इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। जहां पर की इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहां पर किसी को खाना पीना अलाउ ना किया जाए। आपने मेट्रो में देखा है, मेट्रो में सुना होगा, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग इज प्रोहिबिटेड इन द दिल्ली मेट्रो। एनी पर्सन found drinking, smoking or eating in the metro premises shall be punishable। सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे ही आपने भी क्या करना है बेटा, आपका भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्रेडेंशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आपको अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, सेव करके चलना है। और आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करोगे बेटा, सेव करके चलोगे, यानी कि प्रोहिबिशंस लगाओगे, यानी कि रोक टोक लगाओगे कि कोई भी लोग वहां पर ना करे। तो बेटा आपने क्या बोला, प्रोहिबिशंस अगेंस्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग को क्या बोला, दीज एक्टिविटीज शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी कि खाना पीना, मजे करना, ये सब क्या होना चाहिए, ये सब कुछ आपको प्रोहिबिशन में लगा देना चाहिए। एंड उसने क्या बोला, दिस प्रोहिबिशन शुड बी क्लियरली स्टेटेड। जैसे कि एग्जांपल, साइन ऑन द एंट्री डोर। ये देखो, ये रहा ना साइन, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। आप ऐसे साइन बोर्ड लगाइए, आप ऐसे साइन बोर्ड लगाइए जिससे कि लोगों को समझ में आए। अब आजकल के लोग पता क्या कहते हैं, जैसे मान लो किसी को बोले तुम यहाँ पर चिप्स को पैकेट खोल के क्यों बैठे हो, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, यहाँ पर चिप्स खोल के नहीं खाते हैं, अच्छा अगर हम खोल के खाएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो बेटा अगर आप चिप्स का पैकेट खोल के खाएंगे और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अगर चिप्स के पैकेट में कोई गड़बड़ी हो गई, अगर आप गलती से बेटा क्या कर गए, एक आधा नीचे छोड़ के चले गए दाना दुना, तो कौन आ जाएंगे बेटा, रोडेंट्स आ जाएंगे। रोडेंट्स यानी कि रैट्स वगैरह आ जाएंगे, और ये रैट्स वगैरह, चूहे वगैरह आके क्या करेंगे, हमारा लॉस करेंगे। हो सकता है कि हमारे तारे वगैरह खा जाएंगे, हो सकता है हमारे डेटा का लॉस कर जाएंगे। इसीलिए हमारे को क्या करना है, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। तो ऐसे रोडेंट्स यानी रैट्स, इन रैट्स से ऐसे कोई मक्खी, कोई मच्छर वगैरह आ सकता है, जिससे कि कुछ भी खराबी हो सकती है। यू नेवर नो, कोई भी चीज कैसे भी करके खराब कर सकती है। ये चूहे हमारे तारों को खा सकते हैं, है ना। तो हमारे को ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से सबको क्या करना है बेटा, सबको प्रोहिबिट करना है। उसके लिए क्या लगाएं बेटा, एक साइन बोर्ड जरूर लगाएं। ये देखिए, ये साइन बोर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के नोट्स में ये सब नहीं होंगे, बिकॉज ये कार्टून्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैं गूगल वगैरह से लेती हूँ, ठीक है। चले आगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देखो बेटा, अब जो है बेटा, एक तो ये होता है पोल्यूशन का जो डैमेज है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। पोल्यूशन का डैमेज दो तरीके से कैसे होगा बेटा, एक तो ये बेटा जो डैमेज है वो किसकी वजह से हो रहा हो, इंसान की वजह से, मैन मेड डैमेज है बेटा। जैसे इंसान ने क्या किया, ऐसे बैठ के चिप्स खोल के खाया, पैकेट खोल के खाया, ठीक है, दरवाजा खुला छोड़ दिया, डस्ट वगैरह आ गई या रैट्स वगैरह आ गए,
और कुछ बेटा नेचुरल डैमेज भी तो हो सकता है, नेचुरल डैमेज भी तो हो सकता है। तो नेचुरल डैमेज से बचाने के लिए क्या रखेंगे बेटा, नेचुरल डैमेज से भी बचाएंगे कि कोई भी डैमेज क्या ना करे, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या ना करे, रोके नहीं। हमारा इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना, द मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, भैया कुछ भी डेंजर आए, धरती से, फायर से, लाइटनिंग से, कुछ भी डेंजर आए, कुछ भी डेंजर आए, या फिर डस्ट से ही क्यों ना, क्या होना चाहिए हमारे पास में हमारी कंपनी चलती रहनी चाहिए। और इसीलिए उसने क्या बोला, देयर हैज टू बी द पावर लीड्स फ्रॉम 2 सब स्टेशन। यानी कि अगर मान लो ये देखो, अगर मान लो यहां पर देखो, अगर मान लो आपकी सप्लाई यहां से आ रही है, कहां से आ रही है बेटा, यहां से पावर सप्लाई आ रही है, पर ये पावर सप्लाई या तो पानी की वजह से या फायर की वजह से, डस्ट की वजह से, किसी भी वजह से ये सप्लाई नहीं आ पाती है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरी तरफ से आपकी सप्लाई आ जाए। यानी कि रिडंडेंट पावर लिंक्स होने चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट लाइंस आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पावर कमिंग फ्रॉम 2 सब स्टेशन। यानी कि एक स्टेशन से ना आए, एक स्टेशन से ना आए, 2 स्टेशन से आप अपनी चीजों को मंगाएं, ताकि आपके इंफॉर्मेशन जो है ना, आपकी इंफॉर्मेशन कभी भी, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कभी भी रुके नहीं। अगर एक तरफ से नहीं आ रहा तो 2 से लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे पुराने वाले घर में क्या होता था कि ना, जैसे मोहल्ले की वाइज ना लाइट्स मोहल्ले वाइज होते, टावर वाइज होती है। तो हमने क्या किया था, हमने ना अपने घर के अंदर, जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर था, तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे ना दूसरे टावर से लाइट लगा रखी थी, और हमने अपने ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे टावर से लाइट लगवा रखी थी। अगर एक की लाइट जाती थी तो दूसरे से हमारा काम चल जाता था। सिमिलरली यहाँ पर वो यही कह रहा है कि द पावर लीड शुड कम फ्रॉम 2 सब स्टेशंस। ओके, तो उसने क्या बोला, रिडंडेंट पावर लिंक शुड बी फीड इनटू सो दैट इट डज नॉट इफेक्ट दी सप्लाई। आपकी इंफॉर्मेशन पे, सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आई, बात समझ आई। तो ये क्या है बेटा, पोल्यूशन के थ्रू डैमेज है। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने बेटा एनवायरमेंटल कंट्रोल्स आपके क्लियर करे थे। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ बेटा। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कंट्रोल्स पढ़े बेटा, दैट टू एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, जिसमें कि हमने मीनिंग को कवर किया और हमने कंट्रोल्स को कवर किया। मीनिंग में क्या था बेटा, मीनिंग में सिर्फ इतना था कि हमारे को क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को सेव करना है। और बात रही कंट्रोल्स की, तो हमने क्या लगाया बेटा, हमने लगाए 4 कंट्रोल्स। कौन कौन से, फायर कंट्रोल्स, वाटर कंट्रोल्स, फायर कंट्रोल्स, फिर हमने पढ़े वाटर कंट्रोल्स, फिर हमने क्या पढ़ा, वाटर कंट्रोल्स के लिए हमने ड्रेनेज सिस्टम वगैरह लगाया था, राइट। फिर हमने पढ़ा था बेटा फायर, अग्नि वायु जल, अग्नि वायु पोल्यूशन कंट्रोल्स, एंड इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स। राइट, तो हमने ये चार कंट्रोल्स पढ़े, ठीक है। ओके, ये देखिए, फर्स्ट फायर कंट्रोल का हमने क्या बोला, हमें क्या क्या करना है, नॉर्म्स बनाने हैं, हमारी लोकेशन क्या नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा मटेरियल लगाना है जो मटेरियल फायर प्रूफ हो, हमें लकड़ी का और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है, फायर प्रूफ सीलिंग फ्लोर होने चाहिए और वॉल्स होनी चाहिए, फायर प्रूफ होनी चाहिए, आग लगने पर फायर अलार्म होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, उस अलार्म के साथ साथ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए जो चालू कंडीशन में होना चाहिए, उसके अंदर CO2 गैस होती है, और साथ में रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए बाय द फायर डिपार्टमेंट, सब कुछ चालू कंडीशन में है या नहीं है, और इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी में कहां पर हम इवैक्यूएट करेंगे ये सबको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स के अंदर कि भैया हमारे को अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले एक्सपोजर्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की खराबी की वजह से होने वाले एक्सपोजर्स, वो भी देखने हैं।
और हमें ये भी देखना है बेटा कि हमारे पास में जो एक्सपोजर्स हैं ये कभी तो पावर सप्लाई के खत्म होने से भी हो जाते हैं और कभी कभी पावर सप्लाई के ऊपर नीचे होने से भी हो जाते हैं। पावर सप्लाई के खत्म होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम होना चाहिए। इसका बेटा फुल फॉर्म आ सकता है एज एन एमसीक्यू, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, यूपीएस। ठीक है, ये होना चाहिए जो कि क्या करे बेटा, जो कि आपकी सप्लाई को रोके नहीं, आपको क्या दे दे, सब बैकअप दे दे। आपको क्या दे दे बेटा, बैकअप दे दे। और आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे बिजली हो रही है तो आपके पास रेगुलेटर होना चाहिए जो क्या कर दे, आपके बिजली को रेगुलेट कर दे, बैलेंस ऑफ कर दे। बिजली बहुत तेज आए, बहुत धीमी आए, जैसी कोई आपको लगता है तो वो क्या कर दे, रेगुलेट कर दे। और क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास एक एमसीबी होनी चाहिए जो कि हमारे जैसी पावर बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है एंड हमारे सिस्टम्स को डैमेज कर सकती है, उस टाइम पे वो एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स। ओके, और क्या होना चाहिए, इमरजेंसी पावर स्विच होना चाहिए, यानी कि इन द केस ऑफ द इमरजेंसी हमारे पास एक ऐसा स्विच होना चाहिए जिसको बंद करे, जिस एक स्विच को बंद करे, बिकॉज उस टाइम पे टाइम नहीं होता ना। उस टाइम पे थोड़ी ना कि हम बैठ के जैसे घर कभी जाते हैं, कभी ऐसे घर को ऐसा छोड़ के कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो हम सारे लाइटें बंद करते हैं, ये पंखा बंद करो, लाइटें बंद करो, ट्यूबलाइट बंद करो, ऐसा बंद करो। ऐसा नहीं ना, उस टाइम पे तो ना इतना नहीं होता है। उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, वन स्विच चाहिए, ओनली वन स्विच, जो कि क्या होगा, बाकी सारे स्विच से क्या होगा, अटैच्ड होगा। और उसको बंद कर दे तो काम बराबर, यानी कि बेसिकली उसको बंद किया तो सारे जितने भी हमारी सप्लाई है वो क्या हो जाए बेटा, वो सारी सप्लाई एकदम ही पावर ऑफ हो जाए। ओके, तो ये याद रखेंगे आप, इमरजेंसी पावर स्विच बटन होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास फायर में इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, यहाँ पर इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ बटन होना चाहिए। वाटर के केस में हमने क्या पढ़ा, वाटर के केस में वाटर डिटेक्टर होना चाहिए। पानी अगर सर के ऊपर से जा रहा हो तो क्या कर ले बेटा, वाटर डिटेक्टर होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, रेज फ्लोर पे होना चाहिए। रेज फ्लोर यानी कि जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये देखिए रेज फ्लोर पे होना चाहिए, यहाँ पर रेज फ्लोर पे होना चाहिए। रेज फ्लोर पे आपका डिटेक्टर होना चाहिए। नियर बाय ड्रेन होल्स होना चाहिए, यहाँ पर डिटेक्टर होना चाहिए। और ऐसी जगह पर होना चाहिए जिसको कि मेजरली हम विजिट नहीं करते हैं और हम बस सामान भरते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी केबल्स, हमारा हार्ड डिस्क, हमारी पेन ड्राइव्स, हमारा बहुत सारा डेटा जो होता है वहां पर स्टोर होता है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते और पानी सब खराब कर देता है। इसलिए वहां पर भी आपको क्या रखना चाहिए, वाटर डिटेक्टर रखना चाहिए। और नेक्स्ट उसने क्या बोला, कंप्यूटर रूम को अगेन आप कहाँ ना रखो, आप बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पे ना रखो। और क्या बोला उसने, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नॉर्म्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो अगर आपने फायर वाला पढ़ लिया ना तो वाटर वाला तो आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या बोला, सीलिंग होनी, वाटरप्रूफ सीलिंग होनी चाहिए, वाटरप्रूफ वॉल होनी चाहिए, वाटरप्रूफ फ्लोर होनी चाहिए। देखो ये देखो, ऐसा करके एक रूम बनाओ, ऐसा करके एक रूम बनाओ, देखो ठीक है। अब इस रूम में देखो नीचे क्या हो गया, फ्लोर, नीचे बेबी सोता है, ऊपर पंखा चलता है। ये क्या हो गया बेटा, सीलिंग, और ये क्या हो गया बेटा, वॉल। बस तीनों को क्या बनाओ, फायर प्रूफ बनाओ, वाटर प्रूफ बनाओ, डस्ट प्रूफ भी बना दो, सब कुछ बना दो। चलिए, लास्ट इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट द ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। और क्योंकि आपको ये प्रोहिबिट करना चाहिए क्योंकि ये क्या कर सकती है, दिस कैन हार्म योर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड दैट इज व्हाई इसके लिए आप क्या करो, एंट्री डोर पे क्या लगा दो, साइन बोर्ड लगा दो, जैसे कि ये रहा साइन बोर्ड लगा दो। हम ऐसा मना क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा मना इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर क्या ना आ जाए, ऐसे रोडेंट्स ना आ जाए या फिर और छोटे मोटे कोई कीड़े ना आ जाए जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या कर रहे हैं बेटा, खराब कर रहे हैं। तो ये तो हमारे प्रोहिबिशन अगेंस्ट द ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। एंड नेक्स्ट इज पावर लीड फ्रॉम टू सबस्टेशंस, यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डेंजर आती है, चाहे पानी की डेंजर, चाहे फायर की डेंजर, चाहे लाइटनिंग की डेंजर, कोई भी डेंजर आती है, उस केस में वो क्या बोलते हैं, हमारे पास में डबल पावर सप्लाई होना चाहिए। यानी कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। अगर एक जगह की पावर सप्लाई क्या हो जाती है, अगर एक जगह की पावर सप्लाई कम हो जाती है, खराब हो जाती है, रुक जाती है, तो दूसरी जगह से हमारे पास क्या आती रहे, पावर सप्लाई आती रहे। तो यहां से हम क्या ले रहे हैं,
पावर सप्लाई ले रहे हैं। बात समझ में आई? चलिए, सो दिस वाज अबाउट द ऑल द एनवायरमेंटल कंट्रोल्स एंड आई गेस कि आपको सारे के सारे कंट्रोल अच्छे से समझ भी आ गए, आपको कंट्रोल्स याद भी हो गए। मैंने आपको निमोनिक भी दे दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फायर का निमोनिक है बेटा, फ्री, ठीक है। जो वाटर वाला है वो फायर पे ही बेस्ड है। पोल्यूशन में सिर्फ दो ही बातें बोली गई हैं। कौन कौन सी दो बातें बोली गई हैं? पहले तो उसने बोला है प्रोहिबिशन अगेंस्ट ईटिंग एंड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वगैरह, प्लस उसने क्या बोला है, हमारे पास रिडंडेंट यानी कि डबल पावर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर से मैंने आपको बता ही दिया, इसका था यूएससी, हाँ यूएससी रेगुलेटर्स, ठीक है। यू से यूपीएस, एस से सर्जिकल प्रोटेक्टर्स यानी कि एमसीबी, और ई से था आपका इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ बटन, और आर से हमारे रेगुलेटर्स। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएस की फुल फॉर्म एमसीक्यू में आ सकती है आपको, ठीक है। तो आप एमसीक्यू में करके जाइएगा। डन, ओके। तो इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स हो गए, पावर ये हो गया, वाटर कंट्रोल्स हो गया, और एक और चीज मैं आपको मार्क करा देती हूँ बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये से आ सकता है कि हमारे को एनवायरनमेंट में क्या क्या थ्रेट्स होते हैं और हम उन पे कैसे कैसे कंट्रोल्स लगाएंगे, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखो स्पेसिफिक खाली फायर पे भी आ सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि इकट्ठा ही आ जाए, ठीक है। वो खाली फायर पे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, खाली वाटर पे भी क्वेश्चन दे सकता है, खाली इलेक्ट्रिकल पे भी क्वेश्चन दे सकता है, खाली पोल्यूशन पे भी क्वेश्चन दे सकता है। फायर पे क्वेश्चन आया तो बेटा मान के चलिए 5 to 6 मार्क्स, वाटर पे आया तो बेटा मान के चलिए 4 मार्क्स, पोल्यूशन पे आया तो बेटा मान के चलिए 2 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे आया तो 4 मार्क्स। तो ये आपको अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा अबाउट द एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।